तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपने सुना होगा, जैसे यूरेनियम बॉम्ब हो गए, है ना। तो वो जो हेवी एलिमेंट्स रहते या फिर एटम बॉम्ब वगैरह जैसी चीजें रहती, वहां से हार्मफुल इमिशंस निकलते हैं, अल्फा इमिशन, अल्फा डीके, बीटा, गैमा। तो ये सभी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। द इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत ही हार्मफुल है कि नहीं। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब से क्यों लोग डरते हैं इतना, क्योंकि दैट इज वेरी डेंजरस। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या, द इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा along with tremendous amount of energy is known as radioactivity। तो जैसा मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी में ही आइडिया दे दी थी कि कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होने के लिए अलग अलग प्रकार के अल्फा, बीटा, गैमा के इमिशन करता है, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के रिलेटेड है। न्यूक्लियस स्टेबल है तो रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, और न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है ना, जैसे बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में हमने देखा था कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगी उतना स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन हमने देखा था वो वाले ग्राफ में कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है यूरेनियम वगैरह के फैमिली के बाद, तो जैसे जैसे एटम्स हेवी होते जाते हैं, है ना, आपके पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम, थोरियम, ये वाली जो सीरीज है, तो इसके बाद क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी उनकी न्यूक्लियस की काफी कम 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 होने लगती है। तो बाइंडिंग एनर्जी सीधा सीधा किससे रिलेट करती है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के, है ना। तो न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या इमिट करता है, अलग अलग अल्फा, बीटा, गामा इमिट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल रहता है ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए और कोई अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन है न्यूक्लियस को स्टेबल रखने का, वो है बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा रहेगी बाइंडिंग एनर्जी उसकी, उतना वो स्टेबल रहेगा, है ना। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है, लेकिन काफी दूसरे भी अदर रीजंस हो सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है ना, तो वो स्टेबल होने के चक्कर में क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी करेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली 3 प्रकार की चीजें इमिट होती है। अल्फा पार्टिकल इमिट हो सकता है, जिसको बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, है ना। डीके मतलब इमिट होना। रेडियो एक्टिविटी को जनरली रेडियो एक्टिव डीके ऐसा बोलते हैं, है ना। डीके मतलब वो वाले एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, वहां से वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की चीजें रेडियो एक्टिविटी में इमिट हो सकती है। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अभी बताया था मैंने, द इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा डीके, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी, कोई भी न्यूक्लियस क्यों ऐसे अल्फा, बीटा, गैमा इमिट करेगा, क्योंकि उस न्यूक्लियस को, है ना, देखो हमारा ये जो फिजिक्स है ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आप लोग एटम की स्टेबिलिटी देखते हो, ऑक्टेट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात ही नहीं कर रहे, ऑक्टेट है कि नहीं है ना, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ये चीजें नहीं है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस की अंदर की चीजें हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस स्टेबल अगर नहीं है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बाइंडिंग एनर्जी में देखा कि जो हेवी एलिमेंट्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है, यूरेनियम वगैरह की, बराबर है कि नहीं, तो वो जनरली रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी
है ना। क्यों आती है? न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के कारण, और न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इमिट करता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा डीके के बारे में। ठीक है ना, ये जो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है ना, ये अल्फा पार्टिकल मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल मतलब कैसे याद रखना, हीलियम का न्यूक्लियस, बराबर है। आप ऐसा बोल सकते कि कोई भी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है मतलब हीलियम का न्यूक्लियस इमिट हो रहा है। ठीक है ना, और ये जो अल्फा डीके जो है, देखो रेडियो एक्टिविटी में मान के चलो यूरेनियम वगैरह है, और यूरेनियम वगैरह जैसे रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, तो वहां से अल्फाच निकलेगा कि बीटाच निकलेगा ये बोलते नहीं आता, वहां से तीनों चीजें निकलती है, अल्फा भी निकल सकता, बीटा भी निकल सकता, गामा भी निकल सकता है कि नहीं। लेकिन जनरली अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, अल्फा डीके हेवी न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। हेवी न्यूक्लियस, हेवी मतलब वो यूरेनियम वगैरह की फैमिली के बाद वाले, वहां पे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा टाइप की रेडियो एक्टिविटी कॉमनली दिखाई देती है। ठीक है, तो कहां पे कॉमनली दिखाई देती है? अल्फा डीके हेवी न्यूक्लियस में। और उन न्यूक्लियस में से जैसे यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम नहीं, हीलियम एटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो कैसे रहता है हीलियम का न्यूक्लियस? बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ठीक है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन्स रहते, और एटॉमिक मास नंबर है 4, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स रहते, है ना। तो 2 प्रोटॉन्स मतलब Z इक्वल टू 2, और 2 न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास नंबर है हीलियम का 4, बराबर है। और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते, तो ये तो जाने दो इलेक्ट्रॉन को, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, हमको सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। तो ये है हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये कि अगर अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से इमिट हुआ, तो उसका Z जो है वो 2 से कम करना पड़ेगा, और A जो है वो 4 से कम करना पड़ेगा। समझ में आया क्या लॉजिक? वो एक यूरेनियम वगैरह है, कोई तो भी रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है एलिमेंट, वहां से एक अल्फा पार्टिकल निकला, एक अल्फा पार्टिकल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल मतलब आपको पता है हीलियम का न्यूक्लियस, लेकिन हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम के लिए Z है 2 और A है 4, है कि नहीं। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास नंबर है 4। तो एक अल्फा पार्टिकल अगर निकल गया वहां से किसी एलिमेंट से, इसका मतलब उसका Z 2 से माइनस होगा और A जो है वो 4 से माइनस होगा। 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो Z होगा 2 इंटू 2 4 से कम, और A होगा 2 इंटू 4 8 से कम, बराबर है। 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले वहां से, तो Z होगा 3 इंटू 2 6 से कम, और A होगा 3 इंटू 4 12 से कम। ठीक है ना, तो एक अल्फा पार्टिकल अगर इमिट हुआ तो याद रखो Z को 2 से कम करना और एटॉमिक मास नंबर को 4 से कम करना। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास नंबर है 4। ठीक है, तो कोई तो भी एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, और इसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया सिंगल, तो अभी जैसे बताया इसका A करना 4 से कम और Z करना 2 से कम, तो ये जो एलिमेंट है X ये Y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और जरूरी नहीं कि ये Y स्टेबल है करके, ये Y भी अनस्टेबल रह सकता, वो फिर से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट कर सकता। ठीक है ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एलिमेंट अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है सिंगल, तो उसका A 4 से कम करो और Z 2 से कम करो। 2 अल्फा पार्टिकल है
तो A को 8 से कम करो, Z को 4 से कम करो, उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीटा डीके पे या फिर बीटा पार्टिकल पे। देखो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा, गामा तीनों इमिट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जनरली अल्फा का जो डीके है वो हेवी न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, और बीटा जो है ना, वो बीटा का जो डीके है वो हेवी न्यूक्लियस में मिलेगा ऐसा नहीं, बीटा का डीके ऐसे न्यूक्लियस में देखने को मिलता है जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनकी संख्या अगर बराबर नहीं है तो ऐसे न्यूक्लियस में जनरली बीटा डीके देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। देखो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड है ना, लेकिन और एक फैक्टर है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ना दोनों सेम सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये सेम सेम अगर रहे तो न्यूक्लियस और अच्छे से स्टेबल रहता। लेकिन अगर दोनों सेम सेम नहीं है, मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर इक्वल नहीं है, तो भी न्यूक्लियस थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, बराबर है। तो ऐसी चीज के लिए जनरली जो पार्टिकल निकलता है वो होता है बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके में मतलब बीटा पार्टिकल जब इमिट होते हैं तो जनरली दो प्रकार के बीटा डीके हमको मिलते हैं, ठीक है ना। इसको एक पहले को बोलते हैं बीटा माइनस, ये डीके हो सकता है, या फिर बीटा प्लस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन, और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन इमिट होगा। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, इलेक्ट्रॉन के जैसा ही मास रहता उसका, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता, ठीक है ना। तो बीटा के दो टाइप है। बीटा अगर पार्टिकल इमिट होते हैं तो बीटा माइनस पार्टिकल भी इमिट हो सकता है, या फिर बीटा प्लस पार्टिकल भी इमिट हो सकता है। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, वो जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उनके साथ तो अपना लेना देना ही नहीं है। हम तो न्यूक्लियस के अंदर की बातें कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर से आता है, न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होता है और फिर बाहर निकलता है, ठीक है ना। कैसे होता है बताता हूं मैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल के दो टाइप होते हैं, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बीटा डीके जनरली कब देखने को मिलता है आपको, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम सेम नहीं है तो वो सेम करने के चक्कर में या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस रिएक्शन में कौन सा पार्टिकल इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस मतलब मैंने पहले ज बताया, इलेक्ट्रॉन है, ये सिंपल इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है ना। तो जनरली कब होता है ये, देखो मैंने ये रेड कलर जो है ये प्रोटॉन का है, और ये पर्पल कलर जो है ये न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो बीटा डीके, बीटा माइनस डीके ये जनरली कब देखने को मिलता है हमको, अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस समय क्या होता है ना। जैसे देखो मेरे डायग्राम में भी मैंने 4 न्यूट्रॉन दिखाए हैं, 1 2 3 4, और प्रोटॉन कितने दिखाए हैं, 1 2 3। तो जब न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा रहती है तो क्या होता है, कोई तो भी एक न्यूट्रॉन है ना, या फिर एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में जाके किस में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और उस रिएक्शन में प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी मिलता है हमको, और एक पार्टिकल भी मिलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। याद रखो नाम बस,
ठीक है ना, एक ऐसा अननोन पार्टिकल के जैसा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के जैसा, जिसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलती है। कब? जब न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन के संख्या से ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी रिएक्शन में हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर इमिट हो जाता। बराबर है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, जिसको आपने बीटा माइनस पार्टिकल बोले, बीटा माइनस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? न्यूक्लियस के अंदर से आया, जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन गया ना, है ना, एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में चला गया, खुद को उसने प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसी रिएक्शन में क्या मिला हमको? एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाता है? इमिट हो जाता है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन मिलना ही था। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है क्या? न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है? 0। तो अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहता, तो इलेक्ट्रॉन तो हमको मिलना ही था, पॉजिटिव नेगेटिव 0 होने के लिए। बराबर है कि नहीं? तो इस रिएक्शन से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो इमिट होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग बीटा माइनस डीके। ठीक है, तो कब मिलेगा बीटा माइनस डीके? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। क्यों मिलेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की रिएक्शन में चला जाता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के साथ साथ वहां पे हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, अभी देखो एक और चीज, हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ये एक न्यूट्रॉन है ना, ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, देखो रिएक्शन में जाने से पहले प्रोटॉन्स कितने थे? 3, और न्यूट्रॉन्स कितने थे? 4। जस्ट एक समझने के लिए दिखा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। मतलब एटॉमिक मास नंबर कितना था? एटॉमिक मास नंबर मतलब टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। 4 + 3 कितना था? 7। ठीक है, फिर क्या हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण एक न्यूट्रॉन रिएक्शन में चला गया, और ये एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, है ना। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब अभी प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? देखो, अभी प्रोटॉन की संख्या हुई 4, 1 2 3, और ये कन्वर्ट हुआ 4। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने बचे? न्यूट्रॉन सिर्फ 3 बचे, ठीक है ना। तो और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन मिला था वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया यहां से। बराबर है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो देखो, तो ऐसा हुआ ये रिएक्शन होने के बाद। तो फिर से देखो, रिएक्शन के बाद भी एटॉमिक मास नंबर कितना है ना? 4 + 3 7 ही है। बराबर है कि नहीं? मतलब ये कि जब बीटा माइनस डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है कि नहीं रहता है ना? रहेगा ही सेम। देखो, एटॉमिक मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलके है एटॉमिक मास नंबर। तो अंदर के अंदर क्या हुआ? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन कम हुआ लेकिन एक प्रोटॉन तो बढ़ा, है ना। तो एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। लेकिन देखो, इस रिएक्शन में पहले 3 प्रोटॉन थे, बाद में 4 प्रोटॉन हुए, प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ गई, है ना। मतलब पहले अगर Z है तो बाद में क्या होगा? Z+1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z, ठीक है ना। तो कहने की बात ये, मुद्दा ये है कि अगर न्यूक्लियस से एक बीटा माइनस इमिट होता है, एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है, 1 बीटा माइनस, तो क्या याद रखना? एटॉमिक मास नंबर रहेगा सेम, लेकिन Z होगा Z+1, है ना। Z, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ने वाली है। बराबर है कि नहीं? तो शुरुआत में 3 प्रोटॉन थे, बाद में 4 हो गए, मतलब Z इज Z+1। तो एक सिंगल बीटा माइनस अगर इमिट होता है, सिंगल बीटा माइनस,
तो क्या याद रखो, उसका एटॉमिक मास नंबर रहेगा सेम, लेकिन Z 1 से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अंदर प्रोटॉन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि न्यूट्रॉन कम होके प्रोटॉन बढ़ गया, है ना। न्यूट्रॉन अपने रिएक्शन में जाके उसने प्रोटॉन को जन्म दिया और एक इलेक्ट्रॉन को जन्म दिया। वो इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारा बीटा माइनस है जो इमिट हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जब इमिट होगा तो Z को एक अगर हुआ तो Z को Z+1 करना, एटॉमिक मास नंबर को कुछ भी नहीं करना। दो बीटा माइनस हुए, दो बीटा माइनस इमिट हुए तो Z को Z+2 करना, एटॉमिक मास नंबर सेम रखना। तीन बीटा माइनस इमिट हुए तो Z+3, है ना। वो कैलकुलेशन फिर आप कर सकते। एक बीटा माइनस के लिए Z को 1 से इंक्रीज करना। एग्जैक्टली उल्टा अभी बीटा प्लस में होता है। बीटा प्लस में क्या होगा, है ना। बीटा माइनस कब इमिट हुआ था? जब न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। यहां पे उल्टा, अगर प्रोटॉन्स की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। और उसके साथ हमको मिलता है एक पॉजिट्रॉन और एक अननोन पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रिनो। ये नाम बराबर से याद रख लो, ठीक है ना। तो यहां पे हमको एक प्रोटॉन रिएक्शन में चला जाता है, प्रोटॉन एक कम होता है और वो प्रोटॉन कम होके न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन कम होके न्यूट्रॉन बढ़ जाता है और उसके साथ साथ हमको एक पॉजिट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन का भाई, जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है उसमें, है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं आप लोग बीटा प्लस, जो यहां से इमिट हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा प्लस जब इमिट होता है तो क्या कम होगा? प्रोटॉन कम होगा, प्रोटॉन कम होगा, है ना। जैसे यहां पे 4 प्रोटॉन दिखाए हैं तो प्रोटॉन कम होके, है ना, अभी मेरा ये पेन भी रेड है, तो ये प्रोटॉन कम होके, है ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले 4 प्रोटॉन थे Z=4, तो बाद में बचेंगे Z=3, बराबर है। और न्यूट्रॉन पहले 3 थे तो बाद में हो जाएंगे न्यूट्रॉन 4, ठीक है ना। लेकिन फिर से यहां पे भी एटॉमिक मास नंबर सेम ही रहेगा जैसे लास्ट टाइम बीटा माइनस के जैसा, बराबर है कि नहीं। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, बराबर है ना। तो 4 + 3 7, 4 + 3 7, बराबर है कि नहीं। तो पहले भी 7 ही है, बाद में भी 7 ही है। तो चाहे प्रोटॉन कन्वर्ट हो न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो प्रोटॉन में, बराबर है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो यहां पे भी सेम रहेंगे, तो एटॉमिक मास नंबर यहां पे भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पे Z की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है। तो अगर एक बीटा प्लस, अगर सिंगल बीटा प्लस इमिट होता है, सिंगल बीटा प्लस, तो याद रखो A को सेम रखना, बराबर है। और Z जो है वो 1 से कम करना, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन कम हो रहा है। बीटा माइनस डीके में क्या किए थे? बीटा माइनस डीके में Z को 1 से इंक्रीज किए थे, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई थी, यहां पे प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, है ना। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोटॉन कम हो गया, है ना। पहले 4 थे, अभी 3 रहे, मतलब Z को 1 से माइनस करना। तो सिंगल बीटा प्लस अगर इमिट हुआ तो Z को 1 से माइनस, ठीक है ना। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों को बराबर से याद रखो। बीटा माइनस मतलब Z को +1 कर देना और बीटा प्लस मतलब Z को -1 कर देना, ठीक है। ये था मेरा बीटा माइनस, है ना। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का डीके और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन का डीके, ठीक है। बीटा माइनस कब देखने को मिलता है? जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, ठीक है। और बीटा प्लस कब देखने को मिलता है? जब प्रोटॉन्स ज्यादा रहते हैं न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन कम हो जाता है एक और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट का है गामा। अभी गामा मतलब क्या है? कोई पार्टिकल नहीं है। जैसे अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस के जैसा हो गया,
बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन हो गया। लेकिन गैमा मतलब कोई पार्टिकल नहीं है। गैमा मतलब क्या है ना, जब भी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो उसके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी भी आ जाती है। कौन से फॉर्म की एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी, है ना। जैसे आपने पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो बहुत लाइट जनरेट होती है, तो वो एनर्जी मतलब है गैमा डीके या फिर गैमा रेडिएशंस। तो गैमा मतलब कुछ भी ना ए बदलेगा ना जेड बदलेगा, है ना। ये गामा मतलब एनर्जी है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये जो गैमा रेडिएशंस है ना, जनरली अल्फा बीटा इमिट हुए कि उसके बाद गामा भी आ ही जाता है। तो कोई भी न्यूक्लियस से जब गामा डीके होगा तो उसका ना ए चेंज करना है ना जेड चेंज करना है, क्योंकि गामा मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन, लाइट के फॉर्म की एनर्जी है जो वहां से निकलती है, ठीक है ना। अल्फा बीटा निकले कि उसके बाद वो लाइट के फॉर्म की एनर्जी भी निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग गामा, ठीक है। तो ये वाले पेज नंबर्स बराबर से पढ़ लेना।